सेवा का अवसर दो, अधिकार नहीं है। घर पे आए हैं वोट मांगने के लिए, भाई एक बार सेवा का अवसर दो। तो सेवा यानी सर्विस नहीं, सेवा यानी अधिकार नहीं, सेवा यानी व्यापार भी नहीं है। उसके लिए हम उसका माध्यम बना करके समाज से चंदा और धन संग्रह करें। सेवा के लिए क्या है? सेवा यानी प्रचार नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। नहीं तो लोग तो काम तो करते हैं, लेकिन करते हैं तो चाहते हैं कि मैं मेरा नाम तो अधिक होना चाहिए। कितना नाम होना चाहिए? मैंने आप जाइए मंदिरों में जाइए तो देखने को मिलेगा, जितनी ईंटें लिखी हैं उसमें सब में नाम लिखा मिलेगा। कोई ईंट ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें नाम नहीं लिखा। और यहाँ तक मिलता है, मैं तो देखता है स्कूल में सीलिंग फैन लगाते हैं तो लगाने में उसके पंख जो होते हैं उस पर भी नाम लिख देते हैं, किसने दिया है। एक हमारे कथाकार हैं, वो कहते हैं इस संसार सागर में चक्कर लगाते हैं लोग, लगाते रहते हैं, और यहाँ से जाने के बाद उनका नाम यहाँ चक्कर लगाता रहता है। यानी प्रसिद्धि, यानी हमने पंखा दिया है, छोटा सीलिंग फैन दिया है, उसमें मेरा नाम लिख जाए, एक ईंट भी है ये हमारा नाम लिख जाए। तो कहा है सेवा यानी प्रसिद्धि नहीं, प्रचार नहीं। तो क्या कहा है? तो सेवा क्या है? तो कहा सेवा यानी करना ही चाहिए जो काम। सेवा के काम को कहा है, ये काम है सभी को करना चाहिए, अनिवार्य कहा है। कब तक करना चाहिए? तो कहा है अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणे ही कंठ गतिरपि। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए गले तक चाहे प्राण आ जाए। और फिर कहा है कर्तव्यम ही कर्तव्यम प्राणे ही कंठ गतिरपि। जो काम करना है उसको करना ही चाहिए, जो सही काम है चाहे प्राण गले तक आ जाए। इसलिए कहा है ये कर्तव्य कर्म है, सेवा यानी करना ही चाहिए काम, ऐसा काम है, सभी को करना चाहिए। कहा है इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है त्याग और सेवा हमारे भारत के आदर्श हैं। नर सेवा नारायण सेवा उन्होंने कहा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं उस प्रभु का उपासक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। नर सेवा नारायण सेवा। स्वामी विवेकानंद जी वो कहते हैं कि देवी कोई प्रकोप आपदा आती है तो उसमें सहायता के लिए उनके अपने सब अनुयायी काम करते हैं, पैसे खत्म होते हैं तो उनके शिष्य उनके पास आते हैं। तो उन्होंने कहा इसकी व्यवस्था करो, नहीं तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो अपना हम ये आश्रम भी इसको बेच देंगे। सेवा के प्रति उनका कैसा भाव रहा। दरिद्र नारायण उन्होंने कहा उनकी सेवा करो। और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं तो वहां पर जिस परिवार में अतिथि के रूप में उनको रोका जाता है, वो जेवी लियोन और एमिली नाम के जो पत्नी है उनके घर में इनको रोका जाता है। ऐसे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में आए हुए लोगों को अलग अलग स्थानों में रोका गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी को भी वहां रोका गया। तो उस घर में रुके तो कहते हैं रात में उस घर से, घर की जो महिला थी तो उनको स्वामी विवेकानंद जी जिस रूम में रुके थे उस रूम से और वो हल्की कुछ रोने की आवाज आ रही है। तो महिला उठ करके बैठी, उसको थोड़ा लगा कि मैं कुछ स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, तो उठ के बैठ गई। फिर ध्यान लगाया तो फिर आने आवाज आ रही है। तो किधर से आ रही है? तो स्वामी विवेकानंद जी जिस रूम में रुके उधर से आ रही है। तो उठ करके बाहर आई, स्वामी विवेकानंद जी के रूम की तरफ जाकर के कुंडी खटखटाई, खोला। एक तो इनका जो बिस्तर लगे जमीन में पड़ा था, बेड का जो उतार करके जमीन में लेटे थे। तो रो तो रही थे। तो उस महिला ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी से, या आप रो क्यों रहे हैं? मेरे व्यवहार से कुछ आपको कष्ट हुआ है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा नहीं। तो उसने कहा मेरे कोई आतिथ्य में कोई कमी रह गई है क्या? आप रो क्यों रहे हैं? तो उनका नहीं। उसने कहा फिर रो क्यों रहे हैं? इतनी रात में आप रो रहे हैं, क्या है आपको अपने भारत की याद आ रही है क्या? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
यहाँ का आप लोगों का एक वैभवपूर्ण जीवन देख करके हमको अपने भारत के सुदूरांचल गांव गरीब लोगों की वो याद आ रही है, जिनके लिए रहने के लिए छत नहीं है, 2 टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं है। भारत के गरीब लोगों के प्रति स्वामी विवेकानंद जी के मन में किस प्रकार का आदर और श्रद्धा भाव। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए हैं, रात में भारत के उन गरीब लोगों को याद करके वो रोते हैं। यहाँ का जो वैभवपूर्ण जीवन देख करके हमको अपने भारत के उन गरीब सुदूरांचल गांव में रहने वाले लोगों की याद आ रही है, इसलिए हमको रोना आ रहा है। ऐसा भाव स्वामी विवेकानंद। और कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद जी का उनका अपना एक शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के पास आता है तो स्वामी विवेकानंद जी से वो कहता है, स्वामी जी मैं उपक्रम ध्यान लगाने का उपक्रम कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता है। स्वामी विवेकानंद जी सुन रहे हैं शांत भाव से। उनको कहता है मैंने 1 घंटे बैठ के ध्यान लगाने का प्रयास किया, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद जी शांत भाव से सुन रहे हैं, तो बता रहा है एक बार मैंने अपने रूम को बंद करके 24 घंटे ध्यान लगाने का प्रयास किया, तो मेरा ध्यान नहीं लगा। स्वामी विवेकानंद जी सुनते रहे। फिर उसने कहा, स्वामी जी मैंने एक बार अपने घर को 3 दिन कमरे को बंद करके ध्यान लगाने का प्रयत्न किया, मेरा ध्यान नहीं लगता है, आप कोई उपाय बताओ। इतना कहने के बाद जब वो शांत होता है तो स्वामी विवेकानंद जी उसको डांटते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, अपने देश में सुदूरांचल ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में आज शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है, लोगों की सेवा की आवश्यकता है। तुम 3-3 दिन कमरे को, रूम को बंद करके ध्यान लगा रहे हो। जाओ उनके बीच में काम करो। नर सेवा नारायण सेवा। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी, ऐसे अनेक महापुरुषों के जीवन के प्रसंग हैं। ऐसे कैसे प्रसंग है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का हमने नाम सुना होगा। उनके बचपन में घर में आर्थिक अभाव था। जब वो बड़े हुए, उनके पास पैसे हुए, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने बचपन में आपके शरीर के ऊपर कुछ गहने नहीं देखे सोने चांदी के, तो मेरी इच्छा है, मैं माँ चाहता हूँ आप अच्छे से गहने पहने, तो आप हमको बताइए, मैं आपके लिए कुछ गहने बनवाऊं, लाऊं। तो मैंने कहा हाँ मेरी भी इच्छा है, मेरे लिए कुछ गहने बनवा दो। तो मामा बताओ, मैं लाता हूँ। तो मेरे लिए 3 गहने बनवा दो और उसी की हमको आवश्यकता है। बहुत प्रसन्नता से ईश्वर चंद्र जी को लगा कि मेरी माँ मुझसे कुछ बताने के लिए कह रही है, बड़ा प्रसन्न हुए। तो कहा बताइए माँ, वो कौन से गहने, क्या क्या लाना है? तो कहा पहला गहना, हम हमारे अपने इस गांव में कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, एक स्कूल खुलवा दो। अच्छा, दूसरा गहना? तो कहा दूसरा गहना, अपने गांव में कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, कोई क्लिनिक उसको प्रारंभ करा। और तीसरा गहना, हम हमारे अपने गांव में गरीबों की सेवा, उसकी व्यवस्था की कोई नहीं है, तो एक ऐसा कोई स्थान बना दो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी माँ उनसे अपने बेटे से 3 गहने में सोने चांदी हीरे जवाहरात, उसके कोई गहने उन्होंने नहीं मांगे। मैं मेरे गांव में शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, गांव के रहने वालों के लिए सेवा केंद्र, सेंटर ऐसा खड़ा हो जाए, ये 3 गहने मांगे। ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन के उदाहरण। आपने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। कहते हैं उनके घर में और कुछ बच्चे ऐसे गरीब उन्होंने रखे थे उनके घर में, माँ ने उनकी, और जैसे ये रहते थे वैसे घर में बच्चे रहते थे, वो भी पढ़ाई करते थे। आचार्य विनोबा भावे की माँ ने एक बार आचार्य विनोबा भावे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं मेरे अपने घर में रहने वाले जो वनवासी गरीब बच्चे हैं, इसमें और हम में आप विभेद क्यों करती हो? तो क्या करते हैं? कहा मैं देखता हूँ कि ये घर में जो खाना बनता है, इसमें जो रोटी कई बार शाम को बच गई, सुबह हमको खिला देती हो, या दोपहर की है तो शाम को ठंडी रोटी हमको खिला दी है। लेकिन मैं देखता हूँ ये जो बाहर के जो बच्चे हैं, ये तो आपके हैं नहीं, आप इनको कभी ये रखा हो खाना नहीं खिलाती हो, इनको तो आप बासी नहीं खिलाती हो, ठंडा नहीं खिलाती हो, इनको तो गर्म गर्म रोटी खिलाती हो।
क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? तो आचार्य विनोबा की माँ ने जो अपने बेटे से कहा बेटा मेरे बेटे हो, लेकिन अपने इस घर में जो रहने वाले वनवासी बंधु उनके बच्चे जो हैं, इनमें मैं ईश्वर का साक्षात्कार करती हूं, इसलिए इनको मैं ठंडा रखा बासी खाना नहीं खिला सकती। आप मेरे बेटे हो इसलिए आपको तो मैं खिला सकती हूँ, लेकिन इन बच्चों को नहीं खिला सकती। ऐसे अपने अनेक महापुरुषों के जीवन को उदाहरण है। तो ऐसा ये जो सेवा का जो कार्य है, इसमें सभी को काम करने की आवश्यकता है। और आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, गुरु नानक जी, उनके जो 2 बेटे थे, उनके नाम था लक्ष्मी चंद जी, श्रीश चंद जी और लक्ष्मी चंद जी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। एक बेटे से पूछा तो उसने कहा मैं तो और भगवान की भक्ति साधना करना चाहता हूँ। दूसरे से कहा मैं तो व्यापार और वो करना चाहता हूँ। तो उनका जो शिष्य लहरा, जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी हुए, अपने शिष्य को उससे कहा आप क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा प्रभु स्वामी जी मैं तो केवल सेवा करना चाहता हूँ। तो अपने उस शिष्य को उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया था, जो सेवा भाव से, जिसके मन में सेवा भाव था, वह अपने बेटों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। तो ऐसा ये सेवा, इस कार्य का महत्व है। हम हमारे द्वारा जो भी हो सकता है इस फील्ड में, वो हमको करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यहाँ पे एनएमओ के सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, शिवम जी हैं, सचिव है, शेख जी हैं। आपको कभी आप जाइए, ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में शायद सामान्य लोगों का जाना नहीं होता है। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के रेडियस के लखीमपुर से लेकर महाराजगंज तक के 250 गांव में, और मेडिकल के हमारे जो डॉक्टर हैं, छात्र हैं, वो 24-24 घंटे के गांव में रुकते हैं। ये सभी लोग रुकते हैं। पिछले वर्ष की यात्रा में 58 मेडिकल कॉलेजों से 727 डॉक्टर और छात्र गए थे, जिसमें 224 मेडिकल की बहनें थी। 2,18,000 मरीज देखे। 250 गांव में कैंप किए। और कैसे कैसे गांव हैं, इनमें एक घंटे चलोगे जंगल में तो गांव आएगा। और ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ सामान्य व्यक्ति जाता भी नहीं है। पिछले वर्ष की यात्रा में 8, 9, 10, 11 यात्रा थी। यात्रा में सभी के साथ में रहता हूँ। लखीमपुर में एक कैंप लगाया, केजीओ के सब हमारे छात्र डॉक्टर गए थे। उसमें उसका जो तहसील निघासन के पास में एक नदी है शारदा, यानी उस गांव का भारत से जमीन से संपर्क ही नहीं है। उसका नाम, फरवरी यात्रा से कई महीने पहले बॉर्डर के क्षेत्र में जब गया तो मैंने पूछता था, मैं कोई गांव ऐसा तो नहीं जो छूट रहा है, वहां भी कैंप लगाना चाहिए। तो लखीमपुर के लोगों ने कहा ऐसा एक गांव हमारे यहाँ रह गया है, वहां कैंप नहीं लगा है। हमने कहा बताओ, तो कहा उसका नाम चौघुर्जी है, लेकिन उसको चौघुर्जी नहीं कहते हैं। तो उनका क्या कहते हैं? कहा उसको लंका कहते हैं। पर लंका क्यों कहते हैं? कहा उसको भारत से और उस गांव का जाने का जमीन से कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लंका कहते हैं। मैंने कहा टाइम कितना लगता है? कहा 2 घंटे नाव से लगता है। तो मैंने कहा उस गांव के कैंप की प्लानिंग करो और मैं स्वयं उस गांव में जाऊंगा। मैंने जाकर स्वयं जाने का कहा तो सबने तैयारी शुरू की। स्थानीय सब लोग लगे, सारी हमारी टीमें नाव के द्वारा गई। मैं जब गया तो मेरे लिए वहाँ के सारे प्रशासन के लोग और वो उन्होंने मोटर बोट की व्यवस्था किया। तो 55 मिनट मोटर बोट से हमको जाने में लगा। और कितना, यानी उस क्षेत्र की कल्पना नहीं कर सकते हो, कितना इस समय तो आप जा ही नहीं सकते हो।
कितना पानी होगा। यहाँ पे कैंप लगा था, नो मैंस लैंड बिल्कुल थी, वहाँ हैंड पाइप था, मैंने देखा तो उसकी 5 फीट ऊंची सीढ़ियाँ हैंड पाइप चलाने के लिए ऊपर जाने। तो भाई इतना ऊंचा क्यों बनाया, सीढ़ियाँ क्यों बनाई कि भाई साहब जब बरसात होती तो यहाँ तक पानी आ जाता है, बरसात में तो डूब जाएगा, इसलिए ऊंचा करके इसको हैंड पाइप लगाया है। लंका, नो मैंस लैंड, वहां पर भी जाकर के हमारे मेडिकल के छात्र और डॉक्टरों ने इनमो के और गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के अंतर्गत वहां पे जाकर के भी कैंप लगाया, वहां भी रुके। और कितना मैं कह रहा था कि वो खतरनाक क्षेत्र, उस नदी में इतने घड़ियाल होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसे क्षेत्रों में भी मेडिकल की टीमें सब जाती हैं। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे, हमारे शिवम जी हैं, अभिषेक जी हैं, आपसे कभी उस यात्रा अगले वर्ष हम फरवरी में सब लोग लेके जाते हैं, आपके साथ जाने का, बॉर्डर देखने का आप प्रयत्न करिए। वैराई से चलोगे 50 किलोमीटर दूर उसका ब्लॉक सेंटर मिहींपुरवा है, मिहींपुरवा से जब चलोगे 45 किलोमीटर 1 घंटे जंगल में तो गांव उसका आता है कारीकोट बिशनपुरा गांव। 1 घंटे जंगल में चलोगे, कोई उसका अंदर का रास्ता है, उसमें सामने से हाथी आ जाए तो घूम भी नहीं सकते हो, टाइगर बेल्ट है। ऐसी उस दुर्गम क्षेत्रों में और ये सेवा के काम करते हैं। हर वर्ष 6ठा वर्ष इस बार यात्रा को गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा उसको लेके जाते हैं। और संगठन ने उन क्षेत्रों में जो थारू जनजाति है, महाराणा प्रताप को अपना जो पूर्वज मानते हैं, कभी राजस्थान से निकल करके वहां से आए थे, वो जंगल के किनारे किनारे रहते हैं। मैं 2003 में वही लखीमपुर में और गया था जिला प्रचारक होकर के, तो जंगलों में जाने के लिए अभी भी जाते हैं तो प्रशासन के लोगों के साथ ही जंगल में क्रॉस कर सकते हैं, लोकल के वन विभाग के लोग होते हैं, उसमें रास्ते तो होते नहीं हैं, उनकी गाड़ी वही निकाल क्रॉस कराते हैं। तो उसमें तो मैं जिला प्रचारक था, बाइक रहती थी, तो कभी भी सिंगल बाइक से नहीं गया, 2 बाइक 4 लोग, कम से कम सूचना देने वाले तो रहे, ऐसा वो क्षेत्र। और उन गांव में जनजाति गांव में जब जाते थे उस समय उन गांव में शिक्षा का अभाव इतना था कि गांव के लोग बात नहीं करते थे, इतनी मन में उनकी हीन भावना रहती थी। मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा। संगठन के प्रयास के द्वारा 17 हॉस्टल संघ विचार परिवार के द्वारा चलते हैं, 650 बच्चे इन सारे हॉस्टलों में रहते हैं, शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़ते हैं। और वो जो लखीमपुर के 57 ग्राम पंचायतें हैं उसमें 3200 गवर्नमेंट सर्विस में है। और मैं दूसरा जो आंकड़ा आपको बताऊंगा, उन 57 गांव से 42 मेडिकल की पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, थारू जनजाति से। ईसीएस हैं, तहसीलदार हैं, कानून गो हैं, 34 सब इंस्पेक्टर हैं, बीएसए हैं, सब उन थारू जनजाति से निकले हैं। ये संगठन और इनका अपना कार्य का रिजल्ट है, परिणाम है। आप कभी जाओगे तो उन क्षेत्रों में तो ध्यान देगा। यानी हम शिक्षा के द्वारा कितना चेंज ला सकते हैं, बदल ला सकते हैं, आप जाओगे तो वहां से ध्यान में आता है। पलिया में शिशु मंदिर हमारा था, उसका क्लासरूम बनाए थे, उसका उद्घाटन था, मैं गया था, वहाँ का 4th क्लास का कर्मचारी जनजाति थारू वो आया, उसने कहा मेरा बेटा आया है, मिलना चाहता है। उनका कहाँ है? आया तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? वो बांदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अभी इसी वर्ष हमारे वहाँ के जो विद्यालय देखते हैं, चंदन चौकी दुधवा नेशनल पार्क से और आगे उसका जंगल क्रॉस करोगे तो उसका क्षेत्र आता है। वहाँ के जो आचार्य हैं उनका बेटा आपका नीट क्वालिफाई किया है, उसको केजी में मिला है। सब संगठन के और व्यवस्था से और बच्चे सब निकल रहे हैं। तो हम ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे, देखेंगे, काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चेंज आएगा, बदल आएगा। काम की आवश्यकता भी है।
ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सामान्य लोगों का जाना स्वाभाविक नहीं होता है, बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं। हमारे भट्ट जहाँ हमारे साथ में गए थे तो उसमें वो पानी रहता है नदी जैसी, उसमें से गाड़ी निकालनी पड़ती है, निकल ही नहीं सकता है। जंगल में कच्चा ही रास्ता है, उसमें पक्का बनाने की और परमिशन भी नहीं है। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में वहां जा जाकर के रात में 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक मेडिकल की टीमें जाकर पहुंच पाई है। इसलिए ये सेवा का जो कार्य है बड़ा ही पुनीत कार्य है, ईश्वरीय कार्य है।